चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि एटम, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा। तो जो एटम वाला पार्ट है, अगर कोई आपसे पूछे कि एटम क्या है, हम लोग एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अभी के लिए हालांकि बहुत क्रूड डेफिनेशन है, लेकिन अभी के लिए ये बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछे कि एटम क्या है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत ओल्ड है और हम लोगों को मालूम है कि एटम इज नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम के अंदर भी तमाम छोटी छोटी यूनिट्स हैं, पर अभी के लिए ये डेफिनेशन ठीक है, इस लेवल पे ये वर्क करेगा। फिर एटम किस से मिलके बना है? एटम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बना है। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या हैं? वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम मिलके बना है। हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले इन पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कौन डिस्कवरी किया, इनका क्या मास होता है, ये सब चीजें जान लेते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल के जरिए हम लोग पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहले कॉलम में मैं पार्टिकल्स के बारे में लिखूंगा, दूसरे कॉलम में उनका मास लिखूंगा, तीसरे कॉलम में उनका चार्ज लिखूंगा और लास्ट वाले कॉलम में मैं पोजीशन लिखूंगा एटम, पोजीशन इन एटम। तो चार कॉलम है हमारे पास। पहले कॉलम में पार्टिकल के बारे में लिखता हूं। पहला पार्टिकल जिस क्रम में डिस्कवरी हुई उसी क्रम में ले लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले डिस्कवर होने वाला पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग आगे, क्योंकि इतना बड़ा टर्म बार बार लिखना सही नहीं होगा, तो हम लोग इसको ई से डिनोट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या दे देंगे? ई। इसका एक साइंटिफिक नोटेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। नोटेशन -1 E0, नीचे -1 लिखा है, E0। अभी थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि नीचे -1 क्या डिनोट करता है, ऊपर 0 क्या डिनोट करता है। इसके डिस्कवरर जे थॉमसन, आपको मालूम है फेमस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी 1897 के आसपास, 1897 के आसपास। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। इतना चार्ज होता है माइनस के साथ, क्योंकि इट इज निगेटिवली चार्ज। अच्छा, एक और यूनिट मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU is electrostatic unit। अच्छा रहेगा अगर आप ये कन्वर्जन एक दूसरे में करना सीख जाएं, क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। जब डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो ESU का यूज करेंगे। बेटर है कि अभी आप ये दोनों कन्वर्जन एक दूसरे से करना सीख जाएं। पोजीशन इन एन एटम, एटम के अंदर हम लोग दो पोजीशन की बात करेंगे, एक न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस के बाहर। तो आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को क्लासिफाई कर लिया। इलेक्ट्रॉन का मास, ये एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से कि मास और चार्ज तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जो भी मैं यहां लिखने जा रहा हूं वो आप याद रखें।
आप क्वेश्चन फ्रेमर की इच्छा पे निर्भर नहीं हो सकते कि वो देगा तो हम लोग याद करेंगे, नहीं तो नहीं हो। आपको ये पर्टिकुलर वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए। दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन। सिंबल, हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रोटॉन के लिए स्मॉल p होगा, स्मॉल p। नोटेशन, नोटेशन इज 1 p1, 1 p1। और कुछ जगहों पे आपको H प्लस भी मिल जाएगा। हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन एटम पे अगर प्लस लगा दें तो वो एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है वो भी आप समझ लो। हाइड्रोजन एटम में अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम में। H प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। हटाने के बाद अब क्या बचा? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जिसके अंदर सिर्फ क्या है? एक प्रोटॉन। तो कई बार आप प्रोटॉन को H प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके डिस्कवरर रदरफोर्ड, 1911 बोल सकते हैं। रदरफोर्ड को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हैं। और रदरफोर्ड को 1908 में 1908 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिल चुका है। रदरफोर्ड को हम लोग क्रेडिट देते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी का, क्योंकि प्रोटॉन की सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से रदरफोर्ड ने ही जुटाई, पता की। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम, and this is approximately 1837 times the mass of electron. ये नंबर बहुत गौर से देखिए। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इतने टाइम्स है। तो यह भी बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, वर्थ इग्नोरिंग है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा है। इन दोनों नंबर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये -27 kg है, -31 kg है, लगभग इतने टाइम्स है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, इस पे माइनस चार्ज हुआ करता था इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, या प्लस 4.8 इंटू 10 to the power -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। पोजीशन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल फैक्ट्स हैं। बेटर है कि आप इसको मेमोराइज कर लो। मास ऑफ प्रोटॉन याद होना चाहिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन याद होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। अब मैं एक काम करने वाला हूं कि न्यूट्रॉन के लिए ये वाली लाइन मैं रब करता हूं। तो मैं ऊपर वाली लाइन रब करके न्यूट्रॉन के बारे में लिख देता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स हैं उनमें से 2 देख चुके, एक 1897 में और दूसरा 1911 में। थर्ड पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम इज ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग सिंबल स्मॉल n देंगे और जो नोटेशन होगा, अब वो नोटेशन 0n1, 0n1। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम,
और अगर आप गौर करो तो ये दोनों नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम हैं, तो हम लोग आगे से हर कैलकुलेशन में ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग बराबर ही मानेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम है। चार्ज जीरो, जीरो मीन्स न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। पोजीशन इन एटम इनसाइड द न्यूक्लियस, अब नोटेशन पे आ जाते हैं एक बार फिर से। आप गौर करोगे तो प्रोटॉन में हम लोगों ने नीचे लिखा 1p1, न्यूट्रॉन में लिखा 0n1, और इलेक्ट्रॉन में लिखा था, इलेक्ट्रॉन को लिखा था -1e0। अब गौर करेंगे तो नीचे वाला नंबर क्या डिनोट कर रहा है? ये जीरो क्या चीज डिनोट कर रहा है? अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पे भी जीरो है और यहां पे भी जीरो है, तो जीरो चार्ज को डिनोट कर रहा है। तो जो नीचे वाला नंबर है दैट इज डिनोटिंग अ रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव क्यों? एक्चुअल में अगर हम लोग इसकी बात करें, प्रोटॉन पे यहां पे 1 लिखा तो इस पे 1 चार्ज नहीं है, एक्चुअल में इस पे चार्ज इतना है। तो इस नंबर को एक तरह से हम लोग अपने रेफरेंस के लिए थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हम लोग नीचे नहीं लिखना चाहेंगे, उससे समय जाएगा, स्पेस जाएगा। तो इस नंबर को हम लोग 1 लिख लेते हैं। तो नीचे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव चार्ज। ऊपर वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव मास। अब अगर आप ध्यान करो तो ये ऊपर नंबर 0 है, कोई कितना भी दुबला पतला हो उसका मास 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका ये मतलब है, 0 लिखने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट में वर्थ इग्नोरिंग है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसको इनसिग्निफिकेंट मान सकते हैं। तो जो भी एटम का मास होगा, एटम में 3 पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम का जो भी मास है वो किसके कारण होगा? किसके कारण? 2 पार्टिकल्स के कारण। किसके? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग लगभग क्या मान रहे हैं? 0। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है। मुझे लगता है कि ये टेबल क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये सारे फैक्ट्स आपको पहले से भी मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम लोग आगे से कभी भी कोई भी पूछे मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो आपको फटाफट मालूम होना चाहिए कि मास कितना है, चार्ज कितना है। मुझे लगता है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं और फिर हम लोग अपने इसी सेक्शन में नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। तो मैं